Zero Academy। स्वागत है आप सबका। हम सॉल्व कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सवाल। यह है आपका सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस जो निम्मी ने 2022 में अपडेट किया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2019 वाले क्वेश्चंस अलग हैं, ये 2022 के अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। हम सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वो सारे क्वेश्चंस हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यह है आपका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर 19 तक के सवाल को हल कर चुके हैं। उसके अलावा मैंने बेसिक जानकारी आपको इसके बारे में दिया था, वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने कहा था कम्युनिकेशंस जो होता है, कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं हमारे पास दो तरीके से होगा। एक हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं और दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे हम अपने कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, जहाँ पे हम बोल चाल के माध्यम से अपनी बातों को कन्वे करते हैं। नॉन वर्बल का मतलब ये होता है जहाँ पे हम अपने बॉडी लैंग्वेज की मदद से कम्युनिकेट करते हैं या अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कहीं पर भी बॉडी लैंग्वेज वाली बात आई, एक्सप्रेशन वाली बात आई तो नॉन वर्बल, और अगर लिखकर या बोलकर वाला बात आता है तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशंस को भी हम दो तरीके से देखते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मल वे पे, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन, और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होगा, ध्यान रखेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन आप ये समझिए जहां तहजीब और इज्जत के साथ जिनके साथ पेश आया जाता है उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब ये किनके बीच में होता है, एक कोई छोटे जो होंगे वो अपने से सुपीरियर जो होगा, जो बड़ा जो होगा, जो बॉस जो होगा, अपने जो टीचर जो होते हैं, टीओ जो होते हैं, उन सबके साथ फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, चाहे आप संस्था में हो या संस्थागत से बाहर। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ होते हो, मतलब इसके लिए दो ही वर्ड याद रखिए, फैमिली या फ्रेंड। ठीक। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में जब आप होते हैं, दोस्तों के बीच में जिस तरीके से आपकी जो बातें होती हैं वो होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मोटा मोटी आपको इन बातों का जानकारी होना चाहिए। बस इतनी चीजें ध्यान में रखने से आपके सारे सवाल यहाँ पे बन जाएंगे। तो क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20वां। ये कहता है ग्रीटिंग्स हेल्प यू टू। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को ग्रीटिंग करने का मतलब क्या है कि उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा विश करना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी को आप प्रणाम करते हो या हाय हेलो करते हो। ये सारी चीजें क्या है आपका, यही तो ग्रीटिंग है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हेल्प करता है, किस चीज के लिए मदद करता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है establish a connection with someone you meet in formal and informal situation। चाहे फॉर्मल सिचुएशन में हो या इनफॉर्मल सिचुएशन में हो, किसी के बीच कनेक्शन, मान लीजिए ए जो है बी के साथ मिलता है और ये एक दूसरे से ग्रीट करते हैं, मतलब नमस्ते करते हैं, विश करते हैं, हेलो करते हैं, तो उनके बीच में एक कनेक्शन बनता है, एक रिश्ता बनता है। चाहे वो आपके टीचर हो, मतलब फॉर्मल वे पे अगर आप बातें की हो, या आपके दोस्त हो जिनसे आप इनफॉर्मल तरीके से बातें की हो। तो ग्रीटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों केस में रिलेशन बनाने में मदद करता है। मतलब पहला आंसर ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर जब आप मिलते हैं, अपने टीओ से जब मिलते हैं, इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई, चाहे आप आईटीआई में मिलें या उसके बाहर मिलें, आप उनसे हमेशा किस तरीके से पेश आएंगे, फॉर्मल तरीके से। अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा कि जो भी आपके सुपीरियर हैं उनसे कहीं पर भी आप मिलो, हमेशा आपको फॉर्मल तरीके से ही मिलना है। इसके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि आईटीआई के अंदर में तो आप सर को देख के नमस्ते कर रहे हो, लेकिन बाहर निकलने के बाद अरे भाई क्या कर रहा है, इस तरीके से पेश नहीं आना है। ठीक है। ये है कम्युनिकेशन का पार्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू ग्रीटिंग इज टू बी यूज्ड। जब अब बताइए, अगर हम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे,
तो हम जो ग्रीटिंग करते हैं वो किस तरीके से होगा, क्या वो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, फ्रेंडली होगा? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू पे जा रहे हो मतलब सामने जो आपके बैठे हैं वो सुपीरियर हैं आपसे, ठीक है, तो सीधी सी बात है वहां पे आप फॉर्मल तरीके से ही उनको विश करोगे, ठीक है। ये नहीं कि चले गए और सामने पे 3 इंटरव्यूअर बैठे हैं और आप बोले हे बड़ी क्या हाल है, आपको ऐसा नहीं कहना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं है। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल 23। व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट बैंक, आप बैंक में जाके कुछ सवाल जवाब करते हैं, मतलब आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है, तो आप बैंक में जाकर जब पूछते हो तो वो कैसा सिचुएशन होता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, फ्रेंडली या कैजुअल, वो किस तरीके से होता है? तो देखिए बैंक जो है वो भी एक रेपुटेटेड संस्था है, और किसी संस्था में जब आप जाके बात करते हो तो हमेशा आपको फॉर्मल तरीके से बात करनी है। हाँ, इन रियल लाइफ आप जैसे भी पेश आए वो अलग बात है, बट कम्युनिकेशन के तरीके से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा फॉर्मल वे पे बात करनी है अगर आप किसी भी संस्था में जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 चलते हैं। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, अभी आप जो गुजरे हैं कोविड-19 पेंडेमिक, इट इज बेटर टू डैश देन शेक हैंड एंड से नमस्ते देन। अच्छा, दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके पास, एक यहाँ पे कुछ आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो कंपैरिजन किया जा रहा है। तो देखिए क्या चीज बेटर है देन शेक हैंड्स, हाथ मिलाने से बेहतर क्या है? कोविड-19 सिचुएशन में आपको पता है कि एक दूसरे को टच करना अलाउ नहीं था, आपको एक दूसरे से दूरी बना के रखना था। शेक हैंड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे थे, हमें कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? ये पहला ऑप्शन तो हक करने के लिए बोल रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में क्या आना चाहिए? वेव हैंड आना चाहिए। हाँ, ये सही है कि वेव हैंड होना चाहिए कि मतलब क्या है, आप दूर से हाथ हिला दिए, हे हेलो भाई साहब कैसे हो, ठीक है। होल्ड हैंड का मतलब तो हाथ पकड़ लेना है, तो आप हाथ पकड़ लोगे तो मतलब तो अल्टीमेटली कांटेक्ट में आ गए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है आपका कि वेव हैंड, कि आप हाथ हिला दिए दूर से ही, दैट्स बेटर कि आप उससे जाके हैंड शेक करो, हाथ मिलाओ। एंड से नमस्ते, नमस्ते कहना ज्यादा बेहतर होगा देन, तो नेक्स्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? हक करना। आप दूर से भैया नमस्ते कर लो बजाय गले मिलने के। ये किसका सिचुएशन था? कोविड-19 सिचुएशन में ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अ गुड डैश हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। इस डैश में पहला यहाँ पे क्या चीज आएगा? एक अच्छा क्या मदद करता है आपका पहला इंप्रेशन को अच्छा बनाने के लिए? तो फैमिली, क्या फैमिली हो सकता है? भाई आपके पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन जो बनेगा वो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन या आपके बिहेवियर से बनेगा ना। आपके परिवार या आपके दोस्त से आपका पहला इंप्रेशन तो नहीं बनेगा। आप किसी से जब मिलते हो तो इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे के लिए जो इंप्रेशन जनरेट जो होगा, क्रिएट होगा, वो सीधी सी बात है एक दूसरे के इंट्रोडक्शन या एक दूसरे के पेश आने के तरीके से होता है, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ना ही फैमिली होगा ना फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि आप एक दूसरे के बारे में जितना अच्छा पेश आते हैं, जितना अच्छा बताते हैं या अपने बारे में जितने अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो वही सेल्फ इंट्रोडक्शन ही फर्स्ट इंप्रेशन को बेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या काम आता है। इसीलिए बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। इसके लिए एक स्टैंडर्ड लाइन है। श्योर, अगला क्वेश्चन चलते हैं 26। वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग, पीयर्स एंड सुपीरियर इन कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं? देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कलीग के बारे में। तो कलीग कहने का मतलब क्या है? जो आपके साथ सहकर्मी, जो आपके साथ में जो काम करते हैं, है ना। कलीग कहने का मतलब क्या हो गया? सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं, कलीग। पीयर्स मतलब समकक्ष, जो आपके समकक्ष हैं। और सुपीरियर जो आप जानते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे? तो सीधी सी बात है, जब इनसे मिलना होगा तो हमेशा आपको फॉर्मल तरीके से इंट्रोडक्शन करना होगा। सीधी सी बात है, आपसे बराबर या आपसे बड़े कहीं पर भी दिखाई देते हैं, ठीक है, तो फॉर्मल ही होना है। मैंने कहा ना, इनफॉर्मल के लिए दो ही कंडीशन बनते हैं। इनफॉर्मल के लिए आपके
जो परिवार वाले हैं उनके साथ जब सिचुएशंस क्रिएट हो, या आपके जो मित्र लोग हैं, दोस्तगण हैं, उनके साथ का जब सिचुएशंस क्रिएट हो तब आप इनफॉर्मल पे जाएंगे, अदरवाइज हर बार आपको फॉर्मल पे ही जाना है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अ क्विक डैश सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, मतलब आपको फटाफट अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। फटाफट, क्विक कहने का मतलब क्या है, संक्षिप्त रूप में आपको देना है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? एलिवेशन पिच बोलेंगे, एलिवेटर टोन बोलेंगे, एलिवेटर पिच बोलेंगे, या एलिवेशन टोन बोलेंगे। तो देखिए, इसमें से दो चीजों का मतलब होता है। एक होता है एलिवेटर पिच, ठीक है। एलिवेटर पिच जो होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त विवरण। तो क्विक मतलब फटाक से आप कब बोल पाओगे? जब संक्षिप्त में आप बताओगे, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट समझ में आ जा रहा है। इस टर्म का मीनिंग को आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। क्विक कहीं पर भी बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड एलिवेटर पिच। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज है, आप ध्यान रखेंगे, एलिवेशन टोन के बारे में बात किया गया है। एक टर्म होता है एलिवेशन टोन, ठीक है। एलिवेशन टोन का मतलब क्या होता है कि जनरली जो इंटेलिजेंट वे पे, इंटेलिजेंट टोन के साथ जो पेश आते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सभ्य तरीके से और बुद्धिमान भरे शब्दों से पेश आते हैं या बातें करते हैं, उसको बोला जाता है एलिवेशन टोन। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिवेशन टोन में। दो टर्म हमेशा याद रखना है, एक आपका कि वो फॉर्मल वे पे होगा, और दूसरा क्या होगा, वो इंटेलिजेंट भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, एलिवेटर पिच। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है When you attend a friend's wedding, जब आप अपने दोस्त की शादी अटेंड कर रहे होते हो, तो वहां पे आपके पिता को इंट्रोड्यूस कराना है आपके दोस्त से, और आपके दोस्त को आपके पिता से, ठीक है। आप किसी शादी में गए हो, आपको अपने दोस्त को अपने पापा से मिलाना है। मिलाना है मतलब आपको बताना है कि ठीक है कि हाँ पापा ये मेरा दोस्त है, या अपने दोस्त को बताना है कि हाँ यही मेरे पापा हैं। तो ये किस टाइप का सिचुएशन है? एलिवेटर पिच, मैंने एलिवेटर पिच के बारे में बताया, ये तो संक्षिप्त विवरण होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मल। फॉर्मल के लिए मैंने कहा कि जब भी कभी आप संस्था, ऑफिस, आपसे सुपीरियर, आपके सहकर्मी, अगर ऐसे लोग होते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। हर बार मैंने दो ही शब्द चीज के बारे में बात किया है। अगर दोस्त और परिवार की बात आती है, ठीक है, दोस्त और परिवार की बात आती है, तो वो हो जाता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसलिए आंसर नंबर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। अगले अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर देखते हैं। एज अ कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव is an electrical appliances showroom, your greeting and introduction of your instructor to your supervisor shall be। भाई ज्यादा समझ में आया या ना है, ठीक है। आपको ग्रीटिंग करने के बारे में पूछा जा रहा है, और वो भी एक किसके? सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। या आप किसी शोरूम में जब जा रहे हो तो वहां पर कोई भी आदमी हो, ठीक है, तो किसी भी संस्था में आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको हमेशा तहजीब से ही पेश आना है, ठीक। तहजीब से पेश आना है मतलब सीधी सी बात है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश आर पर्सन विथ वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। अब ये क्या है? कोई एक ऐसा पर्सन, हमको ये बताना है कि कौन ऐसा पर्सन होता है जो कि बिहेवियर में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और उनके अचीवमेंट्स जो होते हैं वो हम हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में पेश किए जाते हैं, या जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। तो सीधी सी बात है, वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तो होगा नहीं कि आइए जियो का सिम ले जाइए, इसके पर्सनालिटी से तो आप इम्प्रेस होते नहीं हो, ठीक है। सेल सुपरवाइजर ये भी नहीं होंगे। आईटीआई इंस्ट्रक्टर ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं के लिए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए ऐसी फीलिंग होगी, है ना, या सारे एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसी फीलिंग होगी। तो हो सकता है कुछ के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता है। तो उन्हीं चीजों को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं रोल मॉडल। रोल मॉडल कहने का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो अभी जीवित हो या अभी इस दुनिया में ना हो, ठीक है, उनके
तरीके, जीने के तरीके, उनके अचीवमेंट्स आपको प्रभावित करते हैं और आप भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है रोल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका रोल मॉडल। जो रोल मॉडल होगा उस पर्सन के अचीवमेंट और उसके बिहेवियर से आप अट्रैक्ट होते हो और उसको एज एन एग्जाम्पल आप ट्रीट करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द रोल मॉडल। अब रोल मॉडल देखिए, अभी तक फॉर्मल इनफॉर्मल चल रहा था, अब रोल मॉडल की बात आई तो इसे 2-4 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। रोल मॉडल डैश पीपल टू फॉलो देम। तो रोल मॉडल क्या करते हैं? हमें एलिवेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, या कुछ नहीं करते? सीधी सी बात है, रोल मॉडल हमें इंस्पायर करते हैं। रोल मॉडल का मतलब ही होता है इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो आपको प्रेरणा देते हैं। इसका मतलब अब खैर आप जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इंस्पायर करना मतलब प्रेरणा देना, प्रेरित करना। एलिवेट करने का मतलब क्या होता है कि ऊंचा उठाना। ठीक है, और इंस्ट्रक्ट करने का मतलब आप जान ही रहे हो। तो अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रोल मॉडल्स इंस्पायर। देखिए वैसे भी यहाँ पे ये शब्द आ ही गया। इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम थ्रू दे हैव डैश एंड हैव मीट डैश। देखिए क्वेश्चंस में हम रोल मॉडल हमें कैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में, ठीक है, काफी कमियां देखी हो या कभी क्या बोलना चाहिए उसको, फेलर देखे हो। भाई जो इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको लगता है कि बस वही तोप है, समझ रहे हो? उसको लगता है कि भाई मुझे किसी और से सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन जो इंसान हताश निराश होता है, ठीक है, आसानी से जिसको सक्सेस नहीं मिलता है, वो दूसरों की सफलताओं से प्रेरित होता है और उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। तो इस कारण हमारा आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीकनेसेस इन फेलर। ठीक है, ऐसे लोग जिनके में वीकनेस होते हैं और जिन्होंने काफी असफलताएं देखी होती हैं, वो लोग इंस्पायर होते हैं किससे? अपने रोल मॉडल से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ह्यूमन बींग्स आर डैश बाय नेचर, इट इज द कल्टिवेशन ऑफ हैबिट्स दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन। ह्यूमन बींग्स आर, यहाँ पे डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर डैश बाय नेचर। आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत से कैसे होते हैं? ठीक है, तो आदत से, अगर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, नो वन इज अ परफेक्ट, ऐसा लाइन आपने स्टेटमेंट सुना होगा, नो वन इज अ परफेक्ट। तो इंसान परफेक्ट तो होते नहीं, तो ये परफेक्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है, जहां पे परफेक्ट दिखाई दिया वो कट। ठीक है, तो इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा? इनपरफेक्ट होगा। हाँ, इनपरफेक्ट होगा, ये सही हो सकता है कि इनपरफेक्ट होगा। बाय नेचर इट इज द कल्टिवेशन ऑफ हैबिट्स। ठीक है, हैबिट्स जो होगा उसका कल्टीवेशन है, दैट मेक अ मैन बेटर पर्सन। कैसे हैबिट का कल्टीवेशन जो है इंसान को बेहतर इंसान बनाता है? मतलब हमारे पास, देखिए यहाँ पे वैसे भी आपके ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहे हैं, गुड एंड वीक। ठीक है, तो भाई किसी के बुरे या कमजोर हैबिट आपको अच्छा इंसान नहीं बनाएगा। आपके गुड हैबिट जो होंगे, वैसे भी हैबिट के साथ तो हमेशा गुड शब्द ही आता है। कल्टीवेशन का मतलब होता है विकसित करना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कल्टीवेशन का मतलब है विकसित। ठीक, विकसित करना। तो गुड हैबिट जो रहता है, अच्छी आदतें विकसित करता है एक अच्छा इंसान, इसका यह मतलब है। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुड हैबिट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 34। अ सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन अ पर्सन इज कॉल्ड। इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है? जो परफेक्ट ना हो, जो अच्छा ना हो, सीधी सी बात है। ठीक है, परफेक्शन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। और जिसके में परफेक्शन ना हो, मतलब कमियां ही कमियां हो, वैसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे? नहीं भैया, ताकत कहाँ से आएगा जब उसके में इनपरफेक्शन है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। एलिवेशन ऊपर कहाँ से उठेगा जब उसके में कमियां ही कमियां हैं। इमिटेशन शब्द का मतलब क्या होता है? नकली या प्रतिलिपि। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? नकल या नकली बोल सकते हो, या प्रतिलिपि बोल सकते हो। मतलब जो जैसा है नहीं वैसा बनने की
कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका वीकनेस, ये सही है भाई, आपके में अगर परफेक्शन नहीं है तो वैसा इंसान वीकनेस ही होगा, मतलब उसमें कमियां ही कमियां होगी। तो ऑप्शन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का डी करेक्ट आंसर। 35 स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल गेट डैश वाइल वीकनेसेस गेट। अब ये क्या है भाई, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल। अब आप ये समझिए कि कोई रोल मॉडल जो है उनके स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। ये रोल मॉडल है, उनका स्ट्रेंथ, सीधी सी बात है। रोल मॉडल कोई इंसान हो सकता है, और कोई इंसान होगा तो जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही कहा कि नो वन इज अ परफेक्ट, तो कोई इंसान है मतलब सीधी सी बात है वो परफेक्ट होगा नहीं, मतलब इस इंसान में भी उसके कुछ स्ट्रेंथ होंगे, ठीक है, और उसके अंदर कुछ वीकनेसेस होंगे, मतलब उसके अंदर भी कुछ बुराइयां या कुछ कमियां होगी, हर इंसान में होता है। हाँ, बस इतना है कि प्रोपोर्शंस किसी के में कम किसी के में ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके में स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं, ज्यादा मात्रा में होता है, जो कमियां हैं वो कम मात्रा में होता है, वो बेहतर इंसान बनते हैं, और ठीक है, और वैसे ही लोग दूसरे के रोल मॉडल बनते हैं, ठीक। तो हमें उस इंसान के स्ट्रेंथ को देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, जिसके में जो स्ट्रेंथ है उसको ही हमें नोटिस करना चाहिए। बोलते हैं ना दूसरों की में अच्छाइयां देखो, और अगर किसी में कुछ कमियां हैं तो आप उसे नोटिस ना करो। क्लियर? तो यहाँ पे बोला है स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल को क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, सीधी सी बात है। वाइल द वीकनेसेस गेट, क्या करना चाहिए, जो वीकनेसेस है उसको अननोटिस, उसको आप नोटिस मत दो, ध्यान मत दो, सिर्फ अच्छाइयों पे फोकस करो किसी का, ठीक है मेरे प्यारे टमाटरों, समझ में आ रहा है आपको? बस अच्छाइयां देखो। आईटीआई में आते हो तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ यहाँ पे टाइम पास होता है, ठीक है, जो चीजें आपको सिखाया जाता है आप उन चीज पे फोकस करो। क्लियर है? अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजें जान दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कहता है, थोड़ी साफ सफाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36, while we are at home or with friend, जब हम घर में होते हैं अपने दोस्तों के साथ होते हैं, we use dash dash verbal communication, किस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है, जब आप घर में मतलब परिवारजन के साथ होते हो या दोस्तों के साथ होते हो तो उस कंडीशन में आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, when we greet our superior, manager and boss, we greet them। वही क्वेश्चंस बार बार घूम फिर के, जब भी आप अपने सुपीरियर को, अपने मैनेजर को, आप कहीं भी मिलो, कैसे भी बात करो, जो भी बात करने का तरीका होगा हमेशा वो आपका फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन ही होगा, आपको फॉर्मल तरीके से ही उनसे पेश आना है। दैट्स ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डैश बट डैश ऑल्सो। ठीक है, स्पोकन कम्युनिकेशन जो होते हैं वो क्या होंगे, वर्बल होंगे, सही बात है, नॉन वर्बल होंगे, सही बात है। सबसे स्टार्टिंग में या पिछले लेक्चर में मैं यही बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन जो होते हैं वो दो तरीके से ही तो अपन देख रहे हैं ना, एक वर्बल देख रहे हैं और दूसरा नॉन वर्बल देख रहे हैं, तो वही तो पूछ रहा है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल बट ऑल्सो नॉन वर्बल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के जो हम बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसके सहायता से, बॉडी लैंग्वेज की सहायता से, उसे हम क्या कहते हैं। मैंने आपको कहा जब भी कभी बॉडी लैंग्वेज आए क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और बातों से जुबान से क्या बोलना चाहिए या लिखित तरीके से जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल बोलते हैं। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बोला है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 40, working with others to find a mutually agreeable solution is called। agreeable solution का मतलब क्या होता है, आप मतलब काम कर रहे हो पारस्परिक रूप से क्या बोलना चाहिए, सहमत समाधान खोजने के लिए, ठीक है, mutually agreeable solution मतलब कि ऐसे समाधान जिसमें सभी सहमत हो, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वैसे काम को हम क्या बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन इसमें बोल रहा है कि परसुएशन,
अब आप ये समझ जाओ कि परसुएशन का मतलब क्या होता है। परसुएशन का मतलब होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन। तो क्या आप दो लोग मिलके काम कर रहे हो जिसमें ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो जिससे दोनों सहमत हो, तो इसके लिए आप प्रोत्साहन थोड़ी ना करोगे एक दूसरे को, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातें करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट करना तो क्या हो सकता है? आपके दो तीन तरीके से होते हैं, जैसे हमने बताया कि वो वर्बल तरीके भी हो सकते हैं और वो नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन शब्द कह देना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएट करना, बेसिकली नेगोशिएशन जो होता है वो मेनली दो लोगों के बीच में ही होता है, ठीक है। नेगोशिएट करने का मतलब क्या होता है? आप ऐसे सिंपल समझते हो ना कि आप दुकान में जाते हो, एक दुकानदार होता है और एक आप होते हो। ये बोलता है कि भैया ये तो मैं 500 रुपये में दूंगा, आप बोलते हैं नहीं 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 भैया मान जाओ ना 300 रुपये में ले लो। ये बोलता है नहीं नहीं ठीक है चलो 400 में ले लो, फिर आप बोलते हैं ठीक है भैया। तो ये क्या किए? आप नेगोशिएट किए ना एक दूसरे के साथ। नेगोशिएट करके एक मध्यस्थता, क्या बोलना चाहिए, मध्य का रास्ता जुगाड़ निकाले आप 400 रुपये में, वो भी सहमत हो गया, आप भी सहमत हो गए और आपका काम बन गया, ठीक। तो यही होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब बीच वाली बातचीत करके निकालना, सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका अच्छा, ऑप्शन नंबर जो डी है एसरेशन, एसरेशन का भी मतलब जान लो, ये भी जरूरत पड़ सकता है। अगर हम किसी बात को बल देकर कहते हैं, जैसे कि मैं ये कहूं कि तुम्हें ये सारे पढ़ना ही पढ़ना है, सारे सवाल करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, बल देकर बोल रहा हूं, इसका मतलब हम उसको बोलते हैं एसरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि नहीं नहीं तुमको लेना ही लेना है, ये बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, बाबा जी का फिर तो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेगोशिएशन, नेगोशिएट करने से होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आपका कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है यार, फिर से जब ऑर्गेनाइजेशन में आप बात करते हो, सुपरवाइजर से बात करते हो, अपने से सुपीरियर से बात करते हो, तो सीधी सी बात है आपको फॉर्मल वे पे बात करना होगा। ये कई ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्मल वाला, तो ठीक है। और एंड कैन डैश विथ फ्रेंड, और जब फ्रेंड कलीग से आप जब बात करते हो तो इनफॉर्मल वे पे बात करते हो, सीधी बात है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन आर एग्जांपल्स ऑफ। अरे भैया बहुत तहजीब से बोल रहे हो, गुड मॉर्निंग श्योर है ना, गुड मॉर्निंग नाइस टू मीट यू, इतना जट, तो ये तो बस फॉर्मल तरीके ही हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, राइटिंग emails, लेटर्स, मेमोज, ऑर्डर, फाइलिंग फॉर्म, मिनट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, कोटेशन, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाली लाइन है, यहाँ पे बताना है एग्जांपल्स ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। ये जो भी चीजें हैं, यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको ध्यान पे रखना है, एक बोल रहा है राइटिंग और दूसरा बोल रहा है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, ठीक, ये दो बातें ध्यान पे रखनी है। तो हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक तरीके से। होता क्या है, आपको पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते मतलब बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा नॉन वर्बल। तो वर्बल जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन, जिसमें हम लिखते हैं। ओरल मतलब जिसमें हम बोल के बात कर रहे हैं, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ, रिटन साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ वो भी है, ठीक है। तो रिटन जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या ओरल जो होते हैं ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक। वैसे ही रिटन जो होते हैं ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। अब ऐसा कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ऐसे होगा कैसे। देखिए, फॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि यदि हम किसी संस्था में काम करते हैं, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में हम फॉर्मल वे पे हमारा कम्युनिकेशन होता है कि जैसे कि आप लेटर लिख रहे हो, मेल कर रहे हो, जैसे कि आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देते हो, तो वो सारे किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा फॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। लेकिन वहीं पे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं, है ना, जो चैटिंग करते हैं, या हम उनको लेटर लिखते हैं या उनको ईमेल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनफॉर्मल वे पे हो जाएगा। जैसे हमारे ओरल कम्युनिकेशन में बात करें, जब हम अपने सहकर्मी या अपने ऑफिस स्टाफ या कहीं और पे बात करते हैं, या आप अपने टीचर से बात करते हो, तो उस केस में आप फॉर्मल कंडीशन पे बात करते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर
हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं या फैमिली फ्रेंड्स में बात करते हैं तो हम इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो हमारा सवाल है रिटर्न का। तो रिटर्न जो होगा, नो डाउट रिटर्न वर्बल का पार्ट है, और रिटर्न में क्या हो सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं। क्योंकि वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब हमारा फॉर्मल ही होगा। तो रिटर्न कम्युनिकेशन वर्बल होगा और क्या हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, अगर वर्क प्लेस की बात करेगा तब। तो इस हिसाब सॉरी इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा हमारा, ये तो बी ले रहा है, बी क्या है हमारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाई साहब ये गलत आंसर होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, जहां पे हम अपने बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, एक्सप्रेशन से बात करते हैं। नॉन वर्बल का मतलब हो जाता है आपका, नॉन वर्बल कंडीशन होगा, मैं आपको बता दूं, नॉन वर्बल में मैंने कहा शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज से बात करने का मतलब क्या होगा, हमारा जो एक्सप्रेशन जो होता है ना वो आएगा। ठीक है, हम जो इशारों में बात करते हैं, इशारों से, ठीक है, ये जो होगा ये हमारा नॉन वर्बल के केस में आता है। इसके अलावा जो आपका सिग्नल जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वहां पे लाइट के थ्रू हमको कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन कोई वहां पे लिखा तो नहीं होता, तो उस केस में वो भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। जैसे कि एम्बुलेंस जो होगा, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह में जो साउंड सिस्टम जो लगा होता है, जो सायरन जो लगा होता है, ठीक है, तो उससे हमको समझ में आ जाता है, जैसे वो सायरन बजता है हमको समझ में आ जाता है कि एम्बुलेंस आ रहा है, तो वो भी हमको एक मैसेज पहुंचा दिया बिना लिखे, ठीक है, केवल आवाज से। तो ये जो सारी चीजें ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट है। लेकिन वहीं पे जब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारा सवाल दिया हुआ था, तो रिटर्न वाला बात क्या है, हम लिखेंगे कब, जब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तभी ना हम लिखते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बोलने के लिए हो या लिखने के लिए हो, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो आंसर जो होगा या तो फॉर्मल लेना चाहिए यहां पर, या तो फिर वर्बल लेना चाहिए। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि राइटिंग अ लीव लेटर इज अ पार्ट ऑफ, राइटिंग अ लीव लेटर, ये भी वही राइटिंग वाला कम्युनिकेशन है जो अभी हम बात कर रहे थे, रिटर्न कम्युनिकेशन का। लीव लेटर मतलब आप वर्क प्लेस में ही आवेदन पत्र दोगे, तो वो किसका पार्ट होगा, तो हमें पता है कि ये वाला कंडीशन किसका होता है, या तो फॉर्मल होता है या तो वर्बल होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, वर्बल, सॉरी फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है ना भाई, फॉर्मल इसलिए है क्योंकि आप वर्क प्लेस पे काम करोगे, तो वर्क प्लेस का जो भी रिटर्न होगा वो फॉर्मल ही होता है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए 45 नंबर देखते हैं। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज बीन, मीटिंग होने वाला है, एनुअल स्टाफ मतलब सालाना जो स्टाफ का जो मीटिंग होता है वो होने वाला है, टू बी कब होगा, डैश ऑन द 1st ऑफ नवंबर। यहाँ पे कीवर्ड ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे हैज बीन शब्द लगा हुआ है। जब भी हैज बीन शब्द लगता है ना, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये जो टू बी जो लगा हुआ है ना, इसके बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक, तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन होते हैं, ये हैज बीन या टू बी वाला कंडीशन क्या है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं ये बता दूं कि हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब हमें पहले ये बताना है कि हमारा जो मीटिंग जो होने वाला है वो कंफर्म है, और वो कब होगा, तो 1st ऑफ नवंबर को होगा। मतलब यहाँ पे तो सबसे पहले जो इस्तेमाल होगा वो कंफर्म होगा। ठीक, तो कंफर्म जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसी में ईडी जुड़ जाता है ये क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले की जगह पे क्या हो जाएगा, कंफर्म, और टू बी कंडक्टेड क्या होना चाहिए, कंडक्ट का मतलब होना, ठीक है, ऑर्गेनाइज होना, तो कंडक्टेड उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये, कंडक्टेड ऑन द 1st ऑफ नवंबर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर सही दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, टेलीग्राम में कांटेक्ट कीजिएगा, और भी जो सोशल मीडिया है जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे प्यारे टमाटर जो मेरे क्लास में आके पढ़ते हैं वो क्लास में अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।